नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर। पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। देश भर के 200 से अधिक जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का होगा आयोजन। बड़े पैमाने पर मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार। लोकसभा और राज्यसभा में शोर शराबे, नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही हुई प्रभावित। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ साबुन से हाथ धोते रहने की दी सलाह। और प्रदेश में बेमौसम बारिश ने गिराया पारा। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से कई जिलों में जनजीवन पर पड़ा प्रभाव। आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की हुई मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। देश भर के 200 से अधिक जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए करियर के अवसरों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस शिक्षुता मेले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बन रहा है। एक ही मंच के माध्यम से भाग लेने वाले संगठन संभावित प्रश्नों से जुड़ सकते हैं और मौके पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वालों का चयन कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही आज दोनों सदनों में शुरू हुई, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नियमों के आधार पर सभी को सदन में बोलने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले सदस्य जोर जोर से अपनी बात कहने लगे और शोर शराबे के दौरान कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। तो राज्यसभा में कार्यवाही के शुरू होने पर भारी शोर शराबा सुनाई पड़ा, जहां कांग्रेस के सदस्य सभापति के आसन की ओर जोर जोर से अपनी बात कहते हुए बढ़ते देखे गए। जहां सभापति ने सदस्यों से सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जहां विपक्ष के लोग जोर जोर से अपनी बात कहते रहे। सदन में शोर शराबे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल की इस वार्ता में दोनों नेता आपसी हित, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने गर्मजोशी से किशिदा फूमियो का स्वागत किया। भारत के 2 दिवसीय पर आए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के प्रधानमंत्री ने अंगुत्तक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का नई दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया।
देश में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जांच में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि न हो। संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि दवा लेने से पहले कोरोना संक्रमण के साथ अन्य स्थानीय संक्रमण की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। हल्की बीमारी से स्टेरॉइड के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। जहां मंत्रालय ने शारीरिक दूरी बनाए रखने, बंद जगह पर मास्क के इस्तेमाल, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहने को कहा है। बीमारी के लक्षण पर नजर रखने और शरीर के तापमान की जांच कराते रहें और ऑक्सीजन में उतार चढ़ाव पर भी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर 5 दिन से तेज बुखार और खांसी हो तब भी चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। आज से 5वां पोषण पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आज से 3 अप्रैल साल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। पखवाड़े का उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च साल 2018 को शुरू किया गया पोषण अभियान लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित करने और पोषण पर चर्चा को मुख्य धारा में लाने में सहायक रहा है। पोषण अभियान की शुरुआत पोषण संबंधित परिणामों में समग्र रूप से सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। पोषण पखवाड़ा साल 2023 की थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित होने के साथ इस वर्ष पोषण पखवाड़े का केंद्र बिंदु कुपोषण को दूर करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में श्री अन्न, जिससे सभी अनाजों की जननी कहा जाता है, को लोकप्रिय बनाने पर होगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम से लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं। उन्होंने लोगों को जनधन खातों के बारे में कहा कि ये बैंक आपकी है, इनसे रिश्ते मजबूत रखना, ये बैंकें हम आपके द्वार लेकर आए हैं, हमेशा खातों को सक्रिय रखना, इससे प्रगति के द्वार खुलेंगे। उन्होंने जनशक्ति के बारे में कहा कि हमेशा से लोकतंत्र में जनशक्ति पर विश्वास रहा है। हम जनशक्ति के बारे में जितना सोचते हैं वह उससे भी अधिक है। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूं कि हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। तो
वहीं कानपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ओबीसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उत्साहवर्धन किया। पत्रकारों से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के माहौल से पता चलता है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के साथ खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक और उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक बीजेपी का कमल खिला चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा और साल 2024 में उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटें बीजेपी गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा तक भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव विधानसभा के चुनाव में खिला चुके हैं और जब भी नगर निकाय का चुनाव होगा तब भी कमल खिलेगा। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार बनाने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास। शाहजहांपुर में आज प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोधीपुर स्थित खन्नौत नदी पर 1214.22 लाख से बनने वाले 106 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये पुल जिले को राजधानी से जोड़ेगा, साथ ही जिला मार्ग से जोड़ने वाले 6 किलोमीटर लंबी 1402.88 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया, जो शहर को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेगी। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी दी कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में साल 2024 में भाजपा 400 के आंकड़े के साथ रिकॉर्ड बनाएगी। कोई सामने आ जाए, ये सुनिश्चित है कि भारत की जनता ने मन बना लिया है। पूर्व की भांति आप देखिएगा, इस बार 400 सीटों का लोकसभा में आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार होगा और रिकॉर्ड बनेगा तीसरी। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा को असामाजिक तत्वों वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं सौंप सकती जिनका इतिहास इस प्रकार का रहा है, जिन्होंने असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2012 में थाती मिली थी 224 की, एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था, उसको वो संभाल नहीं पाए। जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया गया, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में एक तरीके से पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों का ही शासन था, उसी की याद अभी लोग कर लेते हैं और किसी भी तरीके से जनता ऐसे लोगों के हाथ में शासन सत्ता नहीं सौंप सकती जिनका इतिहास इस प्रकार का रहा हो, जिन्होंने असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय स्थित प्रेक्षागृह में श्री माथुर चतुर्वेदी की लखनऊ शाखा द्वारा होली मिलन महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री माथुर चतुर्वेदी समाज के वयोवृद्ध नागरिकों का प्रतीक चिन्ह और फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के युवाओं और बच्चों को भी इस मौके पर प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्रज क्षेत्र में गाई जाने वाली होली, फाग और रसिया का लोक गायन भी आकर्षण का केंद्र बना। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि माथुर चतुर्वेदी समाज ब्रज की समृद्ध लोक परंपरा को लगातार पुष्पित पल्लवित कर रहा है।
नेहरू युवा केंद्र द्वारा अयोध्या में आयोजित जिला युवा उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति, छाया चित्र, कविता, चित्रकला और पेंटिंग के साथ ही भाषण प्रतियोगिताओं में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने किया। उन्होंने युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत युवाओं के बलबूते विश्व गुरु का स्थान अर्जित कर लेगा। प्रतियोगिताओं में विजयी युवक युवतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को विकास के लिए जरूरी बताया। जहां कार्यक्रम का समापन भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते मौसम में बदलाव आया है। आज सवेरे से राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग सहित कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी तथा पश्चिमी हवाओं के मिलने के कारण बेमौसम बारिश की स्थिति बनी है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने ओले पड़ने की चेतावनी भी जारी की है और साथ ही लोगों को आकाशीय बिजली से सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित रहा। जहां पूर्वांचल और बुंदेलखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की वजह से गेहूं, सरसों, मसूर और मटर की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। जहां प्रदेश में पूर्वी जिलों जैसे कि आजमगढ़, बलिया, मऊ, भदोही और मिर्जापुर सहित कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मिर्जापुर, जौनपुर और भदोही में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने का समाचार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर पवन पुत्र का दर्शन और पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या को सोलर सिटी में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही मंशा है। उन्होंने कहा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करके सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए तेजी से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के नवनिर्मित रामकृतु स्तंभ और श्री रामलला भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि परिसर को जाने वाले निर्माणाधीन मार्ग पर पैदल चलकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने हो रहे कार्य के बारे में जानकारी ली और गुणवत्ता युक्त कार्य करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस तरह से अयोध्या का विकास किया जाए। चाहूंगा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करने के लिए सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी करना चाहिए। सोलर पैनल लगा करके आप जितनी बिजली अपने यहाँ खर्च करेंगे, आपके कनेक्शन से उतनी तो कटौती हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस ऊर्जा होगी, उसको सरकार लेगी और उसका दाम भी आपको उपलब्ध करवा देगी। इसके लिए भी हम लोगों ने आश्रमों के लिए, घरों के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की है और जो कॉमर्शियल स्थल है वहां पर नेट बिलिंग की व्यवस्था भी की है। हम इन सभी सुविधाओं का लाभ अगर समयबद्ध तरीके से ले लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या को सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है तो सोलर सिटी के रूप में से विकसित करने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप यहाँ कार्य को गति देने में सफलता प्राप्त हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, जिसे इतिहास में साकेत नगर के नाम से भी पुकारा गया है, इस धरती के गर्भ में कई उतार चढ़ाव की घटनाएं समाहित हैं। इन सारी घटनाओं को समेटे भारतीय फिल्म जगत में बनने जा रही पहली फीचर फिल्म साकेत नगरी अयोध्या। इस फिल्म को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वीकृति के पश्चात यूपी फिल्म बंधु ने अनुमोदित किया है, जिसकी शूटिंग अयोध्या, लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में जारी है। इस फिल्म को इस साल के अंत तक थिएटर्स में रिलीज किया जाना है। आज लखनऊ में इस फीचर फिल्म का पोस्टर जारी हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर इस फिल्म का पोस्टर जारी किया। इस फिल्म में 150 से ज्यादा बॉलीवुड और स्थानीय कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी की है। इस फिल्म में पारस मदान अभिनेता की भूमिका नजर आने वाले हैं, जबकि स्मिता शरण इस फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका में नजर आएंगे। समझ लीजिए कि ये रामायण की कहानी नहीं है, ये राम मंदिर की कहानी है। केवल राम जी के जीवन का जो महत्व भारत के सार्वजनिक जीवन में है, उसका वर्णन संक्षेप में किया गया है, लेकिन उसके बाद भारतीय संस्कृति का देश विदेश में प्रचार हो, अच्छी जीवन शैली का देश विदेश में प्रचार हो, वो एक दूसरा मकसद है। मुगलों, मंगोलों, तुर्कों के द्वारा जो अत्याचार देश में किए गए थे, उसका संक्षिप्त जिक्र फिल्म में आया है। और उसके पश्चात जिस तरह से आज़ादी के बाद फिर से देश का पुनर्जागरण हो रहा है, उसका वर्णन करते हुए भविष्य में भारत को एक विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनाने के लिए जो प्रयास तमाम लोग कर रहे हैं, उसका चित्रण किया गया। चर्चित माफिया और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को प्रयागराज की एक अदालत ने 5 साल के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक चुनावी सभा में गोली चलाने के मामले में पूर्व सपा विधायक विजय मिश्रा को यह सजा सुनाई है, जहां प्रयागराज के वरिष्ठ श्रेणी सिविल जज और एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी नवनीत सिंह ने यह सजा सुनाई है। विजय मिश्र के गनर संजय मौर्य को भी 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये मामला प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना में 4 अप्रैल साल 2009 को दर्ज मुकदमे से संबंधित है, जहां अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया कि 11 अप्रैल साल 2009 में भदोही के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्र अपने गनर संजय मौर्य और जन्मेय कुशवाहा के साथ फूलपुर पहुंचे थे, जहां चुनावी सभा के दौरान किसी बात को लेकर गोली चलाई गई थी, जहां विजय मिश्रा को धारा 182 में 6 महीने की कैद, धारा 201 में 1,000 अर्थदंड, धारा 203 में 2 वर्ष का कारावास और धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष की कैद मिली है, जबकि उसके तत्कालीन गनर संजय मौर्य को धारा 287 आईपीसी में 1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त पूर्व विधायक विजय मिश्रा को अंतर्गत धारा 182 आईपीसी में 6 माह का कारावास, 201 आईपीसी में 1,000 रुपए अर्थदंड, 203 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास व 25 1A आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार से उनके गनर कांस्टेबल संजय मौर्य को भी 287 आईपीसी में 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। राजधानी लखनऊ के वनस्पति उद्यान में CSIR के NBRI द्वारा 2 दिवसीय पुष्प कृषि मेला और बोगनविलिया उत्सव आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मेले का आयोजन CSIR के पुष्प कृषि मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 6 राज्यों के किसान समूहों के 300 किसान तथा कृषि और बागवानी उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य संस्थान के पास उपलब्ध पुष्प कृषि तकनीकी और विकास के साथ नई किस्मों की जानकारी को किसानों तक आसानी से पहुंचाना है, ताकि पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सके।
और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर। पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। देश भर के 200 से अधिक जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का होगा आयोजन। बड़े पैमाने पर मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार। लोकसभा और राज्यसभा में शोर शराबे, नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही हुई प्रभावित। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ साबुन से हाथ धोते रहने की दी सलाह। और प्रदेश में बेमौसम बारिश ने गिराया पारा। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से कई जिलों में जनजीवन पर पड़ा प्रभाव। अधिक आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की हुई मृत्यु। समाचारों में इस वक्त फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।